नमस्कार, सियासत के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। हमारी आज की मेहमान है उर्मिल ठाकुर जी। ठाकुर जगदेव चंद जी के परिवार की महिला नेता है और हाल ही में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई है। उर्मिल जी, सबसे पहले डे नाइट न्यूज़ पर आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी, सबसे पहला जो सवाल है, भाजपा क्यों छोड़ी आपने? आपने पूछा है कि भाजपा क्यों छोड़ी। कोई भी आदमी अपने परिवार को, अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता। जब हम राजनीति में हैं तो राजनीति में जो एक राजनेता होता है, जब ये महसूस करने लगता है कि इस दल में हमारी कोई कदर नहीं हो रही है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है और हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है और जलील किया जा रहा है, तभी कोई भी नेता जो पार्टी छोड़ता है। मैंने भी घुटन महसूस की है, जलालत महसूस की है, इसलिए मैंने भाजपा छोड़ी। जी, आपको नहीं लगता कि वक्त शायद सही नहीं था, क्योंकि चुनाव का दौर है और दल बदल बाकी लोग भी कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए? जहाँ तक दल बदल फायदे की बात आप कर रहे हैं, हमने कभी इस तरह से नहीं सोचा और भाजपा छोड़कर मैं कांग्रेस में आई हूँ। मैंने बिना शर्त समर्थन दिया है। लोग आते हैं, कोई टिकट की कमिटमेंट होती है, कोई डील होती है पर्दे के पीछे, तब वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई। माननीय वीरभद्र जी के सामने मैंने बिना शर्त उनको समर्थन दिया है। टिकट अगर सुजानपुर से कांग्रेस को मिलना चाहे, क्या आप दावेदार हैं उसके लिए? मैंने दावेदारी तो नहीं की है, लेकिन राजनीति में सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, संभावनाएं रहती हैं। ये तो माननीय वीरभद्र सिंह जी जिसके ऊपर हाथ रखेंगे और राजेंद्र राणा की भी सपोर्ट होगी, मैं तो समझती हूँ उसी आदमी को जो है वो टिकट मिलना चाहिए। जी, राजेंद्र राणा जी का जिक्र किया, हमीरपुर में उनकी स्थिति क्या नज़र आ रही है? मैंने ये पाया है कि जब उनके प्रोग्रामों में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर आधे लोग तो भाजपा के हैं और कांग्रेस का समर्थन भी उनको मिल रहा है और जो भाजपा के लोग हैं वो भी उनके साथ खड़े हैं। राजेंद्र राणा जी अपने 1.25 साल का रिपोर्ट कार्ड लोगों को दे रहे हैं कि 1.25 साल में मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये किया है और लोग उस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ के बहुत खुश हैं और लोग कह रहे हैं कि हाँ, और वो लोगों से पूछते भी हैं जनसभाओं में कि बताइए भाई, मैंने 1.25 साल में कोई कमी पेशी रखी? अभी मेरे 5 साल थे, लेकिन 1.25 साल में मैंने ये काम किया है। 125 करोड़ रुपए के काम जो वो उन्होंने अपनी बुकलेट में छापे। अभी कह रहे थे कि अभी बहुत सारे काम जो रह गए हैं जो उसमें नहीं छपे हैं, तो लोग समर्थन दे रहे हैं उनको कि हाँ, काम किया आपने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी है और लोग खुलकर उनको ये कह रहे हैं कि हम आपको समर्थन देंगे। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर जी भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं वो पेश करते? वो कोई रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं भी विधायक रही उनके साथ, हमारे कहने से तो उन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं दिया, मेरे कहने से कम 1 रुपया भी नहीं दिया। उल्टा मेरे को चिट्ठियाँ लिखते थे कि विधायक निधि से ये पैसे दे दो, मैंने कहीं अनाउंसमेंट कर रखी है। लेकिन अब जब उनका रिपोर्ट देखते हैं हम, उसमें चले जाइए आप इनकी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर ये बात सामने आती कि 4,90,00,000 रुपया जो वो अनुराग ठाकुर नहीं खर्च पाए। धूमल परिवार पर भी आप आरोप लगाती रही हैं कि उन्होंने ये कोशिश की कि जगदेव जी का परिवार पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो जाए और इसी वजह से नरेंद्र ठाकुर को टिकट दिया गया है। ये साजिश बड़ी पहले से चली आ रही है। हमारे ससुर स्वर्गीय जगदेव चंद जी के साथ भी धूमल साहब का 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन 98 में जब मैं एमएलए बनी तो मैंने ये बात उनके सामने रखी कि जो बातें थी पुरानी उनको हमें भूलना चाहिए। मेरा कैलिबर इतना नहीं है जितना उनका था, इसलिए जो आप आदेश देंगे मैं वो काम करूंगी। जी, आपने कोशिश की थी कि जो मतभेद है उनको दूर किया जाए? क्योंकि ये मतभेद पीछे से चले आ रहे थे, हमने तो कोई क्रिएट नहीं किया, हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग तो सिंपल एक मेंबर हैं और वो नेता थे, उनके साथ नहीं बनती थी, वो एक अलग इशू था, लेकिन उनकी डेथ के बाद वो इशू ख़त्म हो गया। पार्टी ने जब मुझे प्रत्याशी बनाया और मैं यहाँ से एमएलए बन के गई, तब भी मैंने उनको ये कहा था कि वो पिछली बातें ख़त्म हो गई, आप जो आदेश देंगे वो मैं करूँगी। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे हमें एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने हमें जता जरूर दिया, लेकिन
हम लोगों ने जो भी काम किया, जो भी मैं काम करती थी, उसका श्रेय हमें नहीं मिला। और कहीं ना कहीं जब मेरे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो बोलते हैं आपके दो एमएलए हैं, एक मैं हूं और एक ये है। लेकिन अब दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे तो जो उनकी पसंदीदा उम्मीदवार या एमएलए था, उनको बोलना ये मेरा हनुमान है, ये मेरा आदमी है, ये जो कहेगा यहाँ पर वही होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। और धीरे धीरे जो पावरफुल लोग थे मेरी कंस्टिट्यूंसी के, उनको उन्होंने डायरेक्ट बुलाना शुरू कर दिया और डायरेक्ट उनके काम करने शुरू कर दिए और मेरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसके बावजूद भी लोगों में ये बात आती थी, कुछ लोग ये कहते थे कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो कुछ कहती ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुझसे किनारे आस्ता आस्ता करके किनारे करने की कोशिश की। उसके बावजूद 2007 में फिर मैं एमएलए बन गई और सात में जब मैं एमएलए बनी 7 से 12 तक, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा जलालत हुई। कोई काम मेरा नहीं हुआ, कोई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। आपने शिकायत नहीं की हाईकमान को? मैंने की शिकायत, मैंने सब जगह शिकायत की, चाहे प्रभारी आए, चाहे सेंट्रल हाईकमांड था, पार्टी में शीर्षस्थ जो हमारा नेतृत्व, मैंने वहाँ भी शिकायत की। मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ मैंने शिकायत नहीं की। लेकिन मुख्यमंत्री थे, उनके आगे उनको लगता था कि एक एमएलए बोल रही है और वो भी लेडी एमएलए बोल रही है, बोलने दो इसको, बोल बाल के चुप हो जाएगी। और महिला को तो समझती नहीं है बीजेपी पार्टी कुछ भी। और ख़ासकर माननीय हमारे नेता प्रेम कुमार धूमल जी, आप बताइए कांग्रेस पार्टी में कितनी महिलाएं हैं। एक विप्लव ठाकुर लीजिए, विद्या स्टोक्स लीजिए, प्रतिभा सिंह लीजिए, आशा कुमारी लीजिए, चंद्रेश कुमारी लीजिए, अनीता वर्मा लीजिए। बीजेपी में आप गणाइए वाला कौन सी महिला इन्होंने तैयार होने दी। तो प्रदेश भाजपा में महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं हो रहा, महिला नेताओं का बिल्कुल नहीं हो रहा, वो चुप रहती हैं। और हम लोग बोलने वाले, हम लोग बोलते हैं। आप मेरे को बताइए, 20 सालों से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। क्या हम लोग इतने ही नालायक हैं कि हम कहीं आने के काबिल ही नहीं हैं? क्या बीजेपी को महिलाओं के वोट नहीं लेने हैं? महिला नेता कौन है इनके पास, जरा एक दो का नाम भी बताएं। और 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये जो हमीरपुर पार्लियामेंट्री है, यहाँ 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। बीजेपी वाले जरा एक महिला का नाम लेके बताएं भला, जरा आप उनसे पूछिए 17 विधानसभा क्षेत्रों में आपके पास कौन महिला नेता है। महिलाएं इस बात को नहीं समझती हैं। और जो 50% वोटर्स हैं महिलाएं, उनको आप एक किनारे रख देंगे और बाद में कहेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। ये जो एक आधी महिला, उसके ऊपर ही आरोप लगा देंगे कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी लगा रही है। आपने कभी हाईकमान से ये कहा कि प्रदेश में महिला नेताओं की अनदेखी हो रही है, उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है? मैंने बार बार कहा, मैं बार बार ये कहती थी कि बीजेपी जो है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आगे क्यों नहीं ला रही है। उनको क्या फेस नहीं चाहिए? जब स्टेज पर बैठना है, एक भी महिला नेता आपके पास नहीं है, तो आप लोग क्यों ऐसा आदेश नहीं देते उनको कि महिलाओं को तैयार करो? ऐसा नहीं है, हमारे पास पढ़ी लिखी महिलाएं, लेकिन उनको आगे लाने नहीं देते हैं, आने नहीं देते हैं, उनको पीछे पीछे रखते हैं। अगर कोई महिला नेता बोलने लगती है तो उसको हाशी पे धकेल दिया जाता है और उनको ये बोला जाता है इसको तो बोलने का पता नहीं लगता। इसकी कुछ एक बात उन्होंने रखी हुई है कि बोलवाणी ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे करके कुछ सुनियोजित तरीके से उन महिलाओं को जो बात करने का दम रखती हैं उनको बाहर किया जाता है। क्या धूमल परिवार पुरुष मानसिकता से पीड़ित लग रहा है आपको? मेरे को तो उनमें एक ही मानसिकता नज़र आती है, अपने परिवार की मानसिकता। आप बताइए कौन सा जेंट्स नेता तैयार होने दिया इन्होंने? जब से धूमल जी यहाँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, लीडर बने हैं, आप मेरे को एक भी नेता बताइए। जो बड़े बड़े नेता थे बीजेपी में, जिनका बोलबाला था अपने इलाकों में, उनको सबको बागी दागी करके किनारे करते रहे। और बड़े बड़े नेता, एक बहुत बड़ा नेता दिल्ली में बैठा दिया, वो संगठन में चला गया, कैबिनेट मिनिस्ट्री छोड़कर। कौन छोड़ता है कैबिनेट मिनिस्ट्री? कैबिनेट मिनिस्ट्री छोड़कर दिल्ली संगठन में काम करना बेहतर समझा। जी, नड्डा साहब की बात कर रहे हैं आप समझदार हैं। कुल्लू में एक हमारा बहुत बड़ा नेता, वो पार्टी छोड़ के चला गया। आज कुल्लू में जो 4 विधायक बने, वो चारों बीजेपी के हैं, बीजेपी विचारधारा के हैं। लेकिन बीजेपी से घुटन उनको महसूस हुए, बीजेपी से बाहर चले गए और
आज वो कांग्रेस पार्टी में, ये दूसरी पार्टी में। आज सुंदरनगर में एक बहुत बड़ा नेता हमारा, सन 77 से चला आ रहा मंत्री, उसका टिकट काट दिया। आज शांता कुमार जी कहाँ खड़े हैं? शांता कुमार जी को कौन पूछता है? पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं है। शांता कुमार जी मना करते रहे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन बीजेपी ने नेता पैदा ही नहीं होने दिया, और तो फिर मजबूरी में शांता कुमार को भी लड़ा रहे हैं इलेक्शन। और कांगड़ा का क्या हाल हुआ? अभी जो इलेक्शन हुए तो ये कहना कि माइनस कांगड़ा हम सरकार बनाएंगे, शांता कुमार को खुड्डे लाइन लगाएंगे। माइनस कांगड़ा करते करते सरकार खत्म हो गई। और हमीरपुर में क्या हुआ? हमीरपुर की विधायक थी मैं। हमीरपुर में मैंने काम किया, और हमीरपुर से मुझे टिकट मिलता तो मैं 100% जीतती। लेकिन ऑन द 12th आवर मेरे को ये कहा गया कि सुजानपुर आप लड़ें। और 1.5 साल पहले प्रेम कुमार धूमल जी ने ये घोषणा की थी कि मैं सुजानपुर से इलेक्शन लड़ूंगा, अपना वेलकम भी करा लिया। और वहाँ पर किसको काम में लगाया? और इनको पता था कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं तो कहीं से भी कहूँगा तो मुझे टिकट मिल जाएगा। मैंने सेंट्रल हाईकमांड में भी ये बात रखी कि उर्मिल ठाकर इतनी बड़ी नेता नहीं है कि एक विधानसभा क्षेत्र से उठे और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में लड़े। और मैं एक महिला होने के नाते आप सबसे ये आग्रह करती हूँ कि मुझे अगर टिकट देना है तो हमीरपुर से 2 मैं सीट जीत के दूंगी। लेकिन तब ये कहा कि मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री अगर हमीरपुर से लड़ना चाह रहे हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री तो कहीं से भी लड़ सकता है। जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र बना है उस विधानसभा क्षेत्र में उनका जो बमसण का एरिया वो बहुत ज़्यादा आया है, मेरी तो वहाँ एंट्री नहीं है, मैं तो गई नहीं हूँ वहाँ पर। तो मेरे को कैसे आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं वहाँ पर? ये तो मैं तो हारूंगी वहाँ पर निश्चित तौर पर। लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी निश्चित तौर पर वहाँ से जीतेंगे और प्रदेश में सरकार बनेगी। और अगर आप गड़बड़ी करते हैं, मेरा टिकट छीनते हैं वहाँ से हमीरपुर से, तो देख लेना प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। ये मैं कह के आई थी। जी, इतना गुस्सा था उर्मिल ठाकुर जी, लग रहा है कि सालों से ये गुस्सा एक एक करके पहाड़ खड़ा करता रहा गुस्से का। लेकिन आपने वो वक्त क्यों नहीं चुना जब हिलोपा का गठन हुआ और महेश्वर सिंह नाराज होकर पार्टी से चले गए थे? उस वक्त भी मेरे मन में थी बात, लेकिन उस वक्त मैं उनको मनाने में लगी रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमारा परिवार जुड़ा रहा। मैं लोगों को ला ला कर, जो लोग नाराज होते थे, ला ला कर समझौते कराती रही। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे को भी ये दिन देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे नेशनल पार्टी जो है उन्होंने ओन किया है। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने मुझे अपनाया है। बहुत बड़ा महल हो अपना, लेकिन बार बार बालों से खींच कर आपको बाहर किया जाए तो एक बार वक्त ऐसा आता है, आदमी सोचता है कि मैं कितनी बार जो जलीलता सहन करूंगा। फिर आदमी ये सोच लेता है कि अब मेरे को बाहर जाना चाहिए। बाहर भारी बारिश लगी हो तो आदमी जो वो शरण लेता है, चाहे वो बड़ा पेड़ आ जाए उसके नीचे खड़ा हो जाता है, या कोई झोंपड़ा आ जाए उसके आगे खड़ा हो जाता है कि मुझे शरण लेनी है, अपना सिर जो है उसको बचाना है। मैंने भी ऐसा ही किया है। बड़े महल से मेरे को निकाला गया, बार बार निकालने की कोशिश हुई और अब की बारी बुरी तरह से निकाला गया। बड़े दिनों का जहर, बड़े दिनों का ज्वाला मेरे अंदर था। पिछले 15 सालों से मैं इग्नोर हो रही थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे नेशनल पार्टी ने जो है वो आशीर्वाद दिया है और मैं इस पार्टी में बिना शर्त आई हूँ। मैं जन सेवक हूँ, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। जैसे मैं भाजपा में कार्य करती रही हूँ, वैसे उससे भी ज़्यादा मैं कांग्रेस पार्टी में आके काम करूँगी और कांग्रेस पार्टी को मैं मजबूत करूँगी। उर्मिल जी, आप भी विधायक रह चुकी हैं और बतौर विधायक यहाँ पर हमीरपुर में जो विकास कार्य कराए हैं, क्या कहना चाहेंगी कि विकास कार्य काफ़ी कराए थे? जहाँ डेवलपमेंट के काम हैं उनको वो काफ़ी हुए। एक तो मुख्यमंत्री हमीरपुर का के थे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मेरी कंस्टिट्यूंसी, उसमें कोई ये नहीं। और लेकिन जो एमएलए था उसको इग्नोर किया। कोई भी जो काम होता था ये एमएलए ने नहीं कराया है। और एमएलए का तो वहाँ स्टेज पर से नाम लेना भी ठीक नहीं समझते थे। और क्या बोलूँ मैं अब टीवी पे आपको, एक महिला विधायक होने के नाते उर्मिल ठाकुर को स्टेज पर बैठने से भी रोका जाता रहा। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम शुरू हो गए। कभी जो संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो कंस्टिट्यूंसी का हमारा मंडल कहते हैं उसको, वो बनता रहा।
ऐसा क्या हुआ कि मंडल का जो अध्यक्ष है वो ही हर बार कैंडिडेट भी बन जाता रहा, और जो मंडल है वो करेगा जो मेरे एंटी होगा। अगर मैं कोई बात करूंगी तो मंडल नहीं मानेगा, और मंडल का जो अध्यक्ष है, हर कोई जो अध्यक्ष है आप देख लीजिए, वो हर बार कैंडिडेट हुआ। उर्मिल ठाकर ने अप्लाई किया तो मंडल अध्यक्ष ने भी जरूर अप्लाई किया टिकट के लिए, 4 लोगों ने और ने भी अप्लाई किया। ये मैं समझती हूँ हर 5 रुपये का जो मेंबर है, प्राइमरी मेंबर है, उसका राइट होता है टिकट मांगना। लेकिन ये हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ तो कोई नहीं लड़ता, कोई अप्लाई भी नहीं करता। अनुराग ठाकर के खिलाफ कोई अप्लाई भी नहीं करता। तो क्या वहाँ नहीं पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो नहीं चाहते हैं? तो यहाँ साजिश के तहत 10-10 लोगों से अप्लाई क्यों कराया जाता है? फिर कहना है 10 लोगों को मना लो। ये किसने खड़े किए होते हैं? ये एक राजनीतिक रंजिश के तहत ही उनको खड़ा किया जाता रहा और पार्टी को कमज़ोर किया जाता रहा। फिलहाल जो मुद्दे हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या वीरभद्र सिंह का दामन भी उनसे अछूता नहीं रहा है? टिप्पणी क्या चाहेंगी करना? अब ये भ्रष्टाचार की खबरें तो दोनों तरफ से आ रही हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। तो ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जाने, और जो आरोप लगा रहे हैं वो जाने। हम लोग तो सिर्फ अखबारों में पढ़ते हैं, ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है इन चीज़ों की। जी जी। जब धूमल परिवार का जिक्र आता है तो अरुण धूमल का भी नाम आता है, और अभी वो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय होने लगे हैं। HPCA को लेकर बड़ा आरोप भी झेल रहे हैं। क्या टिप्पणी करना चाहेंगी कि HPCA ने जो भी किया या धूमल परिवार पर जो भी आरोप है वो सही है या फिर ये राजनीति से प्रेरित है? जहाँ तक अरुण धूमल की बात है, धूमल जी के छोटे बेटे हैं, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से वो अब उनको उतारना चाहते हैं राजनीति में। ये जो हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, वो इसलिए नहीं किया जा रहा कि हमारा कोई कसूर है, वो सिर्फ उसके लिए ज़मीन तैयार की जा रही है। तो एक एक करके सबको बाहर करने का रास्ता जो है वो अपना रहे हैं। ये सिर्फ उसी के लिए हो रहा है। और जहाँ तक HPCA की बात आपने कही है, ये क्रिकेट जो था वो एक सोसाइटी थी। सोसाइटी के तहत गवर्नमेंट ने उनको ज़मीन लीज पर दी और उसके ऊपर उन्होंने भवन बनाए, क्रिकेट स्टेडियम बनाए, जो कुछ भी हुआ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया। जब ये सोसाइटी थी तब तो ठीक था, लेकिन ये कंपनी में क्यों बदली? ये सवाल जो है वो हर कोई पूछ रहा है, हमारे से पूछते कि कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत थी। और फिर सारी जो संपत्ति थी, जो सारी लैंड थी, ये जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कंपनी के रूप में ट्रांसफ़र हो गया जी। और जिसके चीफ पैटर्न भी धूमल जी हैं, और उसमें जो मेंबर हैं वो को बाहर से हैं, कोई जलंधर से हैं, कोई लुधियाने से हैं, कोई पंजाब से हैं, कहाँ से हैं। अभी मेंबरों की लिस्ट आई थी पीछे, तो हिमाचल प्रदेश के तो बहुत कम लोग हैं। HPCA के नाम पर इन्होंने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ी हैं। HPCA के नाम पर जो कंपनी उन्होंने बनाई है, फिर वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ट्रांसफ़र हुआ है, अगर ये बात सही है तो ये भ्रष्टाचार ही है। क्योंकि अब कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं तो प्रधानमंत्री को कमज़ोर प्रधानमंत्री का आरोप लगता रहा है उन पर, और 2 किताबें भी रिलीज़ हुई हैं। जो मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू जी, उन्होंने अपनी किताब में भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनकी नहीं सुनी जाती थी, सोनिया गांधी का इंटरफेरेंस रहता था। क्या कहेंगी कि प्रधानमंत्री कमज़ोर साबित हुए हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। बोलने ये तो प्रचार की बातें होती हैं जी। किसी कोई भी प्रचार कर लो, कई बार प्रचार जो है वो बड़ा रुख पकड़ लेता है। और आपको पता ही है आजकल एडवर्टाइजमेंट अगर झूठी भी हो तो उसको बार बार कहते हैं। एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलेंगे तो वो सच लगने लगता है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से 10 साल लगातार सरकार चलाई है, तो मैं नहीं समझती कि कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं जी। लेकिन महंगाई UPA की देन है, नहीं मानती? महंगाई, जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई को कोई भी नहीं रोक सकता जी। ये बोलने की बात है कि कोई आएगा, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। जो महंगाई हुई है, महंगाई को रोकना बहुत मुश्किल काम। थोड़ी बहुत सब्सिडी दी जा सकती है, वो सरकार दे भी रही है, और लोगों को जो है वो जैसे राशन मिल रहा है, गैस पे भी अभी सब्सिडी उन्होंने देनी शुरू कर दी है। तो ये तो सेंट्रल लेवल के काम हैं।
जी, हिमाचल प्रदेश को जो 2 हिस्सों में बांटकर राजनीति की जाती है, ऐसा आरोप है। एक हिमाचल का पहाड़ी इलाका जो है और वो निचले इलाके जो हैं, क्या कांग्रेस इससे अछूती है? मैं इस बात को नहीं समझती कि ऊपर का हिमाचल नीचे का हिमाचल, मेरे दिमाग में ये कभी बात नहीं आती। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं इस चीज़ को, और मैं ये समझती हूँ कि किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आती। जी, लेकिन वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में यही आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वीरभद्र सिंह भेदभाव करते हैं विकास कार्यों को लेकर। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानती। अब आप देखिए, अभी वीरभद्र जी 6ठी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और जब भी कोई भी पार्टियां सत्ता में आती हैं वो काम करती हैं, चाहे एक पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का ही राज रहा है। और मैं ये नहीं कहती कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने भी विकास किया है, लगातार विकास किया है। जब भी उनको मौका मिला है सारा विकास लगभग सारे इलाकों में उन्होंने, मैं ये समझती हूँ कि समान रूप से ही विकास किया है। कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ बहुत कुछ है, दूसरी पार्टी ने भी बहुत कुछ किया है। जैसे उनको टाइम तो 2 ही बार हमारी सरकार जो वो 4 बार ही सत्ता में आई है, तो बाकी ज़्यादा टाइम जो 20 साल, 20 भी नहीं, हम एक बार तो हमारी 2.5 साल, एक बार तो बीजेपी की सरकार 2.5 साल में ही गिर गई थी। तो 16-17 साल बीजेपी को मौका मिला, तो उस टाइम उन्होंने अपने हिसाब से डेवलपमेंट की होगी। लेकिन बाकी समय तो कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया, और उन्होंने ही जो कुछ डेवलपमेंट की वो उन्होंने ही करवाई। जी, उर्मिल जी, आपके साथ आपके जो बेटे हैं रुबल ठाकुर, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन किया है, क्या कहेंगी? उनके भविष्य की क्या योजना है, भूमिका क्या रहेगी उनकी कांग्रेस में? हमारा राजनीतिक परिवार है, और कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है मेरे साथ, तो संगठन के लिए भी काम करेंगे, और जो पार्टी इनको आदेश देगी ये काम करेंगे। जी, क्या विक्रमादित्य का भविष्य कैसा लगता है? क्या वो वीरभद्र का करिश्मा दोहरा सकते हैं प्रदेश में? मैंने तो सुन रखा है उन्होंने, मैं अभी विक्रमादित्य जी से मिली नहीं हूँ, तो पीछे इनके यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए, और यूथ कांग्रेस में वोटिंग के द्वारा निचले लेवल से ही जो है वो मेंबर बनाए जाते हैं। ये अच्छा प्रोसेस है। तो उसमें विक्रमादित्य जी भारी वोटों से पीछे जीते थे। वो पता नहीं कोई कानूनी अड़चन के हिचके रहते उनको बाहर कर दिया था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब निचले लेवल से आप ग्रास रूट से एक आदमी को चुनते आ रहे हैं, उसके ऊपर आदमी चुने जाएंगे, फिर ब्लॉक बनेगा, जिला बनेगा, फिर जाके स्टेट में जो है वो अध्यक्ष बनेगा। तो इस तरह से विक्रमादित्य ने उन सभी जो सारे स्तर की राजनीति जो उन्होंने नीचे से शुरू की और ऊपर जाके फिर भारी वोटों से वो जीते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो अपने बाप के गुण हैं वो उनमें हों, क्योंकि बहुत छोटी एज है विक्रमादित्य की, और बहुत बड़ा काम नीचे से ऊपर तक बढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने उस पायदान को छुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो अपने पिता की तरह ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक सितारे की भांति चमकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिल ठाकुर जी, डे नाइट न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। फिलहाल सियासत के खिलाड़ी में बस इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद आप सबका। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।